हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है नेशनल पार्क और बायो रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर को समझेंगे। इन तीनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण जो है ये कितने तरीके से किया जाता है भारत में। तो 3 तरीके से होता है यहाँ पे। पहला दिया है राष्ट्रीय पार्क, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य और तीसरा बायो रिजर्व या जैव मंडल क्षेत्र। इन तीनों में की अगर संख्या दी जाए तो देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्क इस समय 104 हैं और ये पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं, संसद द्वारा बनाए जाते हैं, अधिनियम के द्वारा। अभी इसका अंत कैसे होता मैं बताता हूँ आपको आगे। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इनकी संख्या है 543 वर्तमान में और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 18। लेकिन अगर बात किया जाए इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट है जैव मंडल क्षेत्र में। क्यों इम्पोर्टेंट है, एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और तीनों में क्या अंतर होता है हम इसको जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अंतर नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर एक आपको मैप दिख रहा होगा, मैंने बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। बायो रिजर्व जो होता है उसके 3 क्षेत्र बनाए होते हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से? पहला होता है क्रोड क्षेत्र, इसको हम प्राकृतिक क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा इसके बाहर का बफर क्षेत्र होता है और बाहर वाला क्षेत्र जो होता है उसे पारगमन क्षेत्र या फिर उसके संक्रमणीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र जो है बनाया जाता है, ये बायो रिजर्व का एक स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ठीक है। अब गौर करिएगा कि क्रोड जो क्षेत्र होता है इसमें ही वन्य जीवों को रखा जाता है और ये क्रोड या प्राकृतिक क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है किसी भी कीमत पर। यहाँ मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा जो है वो है बफर क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र में सीमित मानवीय गतिविधियां होती हैं। यहाँ सीमित मानवीय गतिविधि होगी और साथ में शोध और शैक्षणिक गतिविधियां यहाँ की जाती हैं। बड़े बड़े शोध कराए जाते हैं जो इस कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में या फिर बच्चों को घुमाने के लिए ले जाया जाता है। तो ये मानवीय गतिविधियां यहाँ हो सकती हैं बफर क्षेत्रों में लोगों को बताने के लिए। लेकिन जो तीसरा क्षेत्र है आपका, वो है आपका कौन सा? संक्रमणीय क्षेत्र या पारगमन क्षेत्र। यहाँ पर प्रशासन के साथ मानवीय गतिविधियाँ होती हैं और ये बाहरी क्षेत्र कहलाता है। इसमें पर्यटन भी हो सकता है और साथ में यहाँ मानव बस्तियाँ भी पाई जाती हैं। कई जनजातियाँ होती हैं तो उनकी मानव बस्तियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बाह्य क्षेत्र में कृषि कार्य भी होते हैं। यहाँ पे कृषि कार्य भी किए जा सकते हैं पारगमन क्षेत्र में। तो यह है पूरा बायो रिजर्व का क्षेत्र है। लेकिन बायो रिजर्व में एक बहुत अच्छी बात जो इसमें हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायो रिजर्व जो क्षेत्र होता है उसमें संरक्षण किसका किया जाता है? तो याद रखिएगा सभी क्षेत्र, सब चीज़ का संरक्षण होता है। अगर इस बायो रिजर्व में मिट्टी है तो मिट्टी का भी संरक्षण, जीवाणु कोई है उसका भी संरक्षण, सूक्ष्म जीवों का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। अर्थात ये हुआ कि बायो रिजर्व में सब चीज़ों का संरक्षण होगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जिसका संरक्षण ना किया जाए इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 भागों में बटा होता है। ये आप लोग इसको एक बार आप लोग अपने से जो नोट्स बनाइएगा तो एक एक चीज़ को इसको नोट करते हुए आप जब इसको बना लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल ये जो बायो रिजर्व है ये इनकी संख्या 18 है, ठीक है। इसके अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सारा लिस्ट में दे दूंगा, उनका इंपॉर्टेंस बता दूंगा कि किस अभ्यारण्य में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे है, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र आता है, दूसरा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है वो राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा बनाया जाता है और अनुच्छेद 48A में भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया और इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से कि वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। कौन? राज्य करेगा। राज्य भी छोड़ दिया गया। तो राज्य जो है इसी आर्टिकल अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पार्क का निर्माण करता है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क में याद रखिएगा पूरा क्षेत्र जो होता है, पूरे क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों से मुक्त क्षेत्र होता है और ये संसद द्वारा बनाया जाता है। ये राष्ट्रीय संपत्ति ये भी माना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्क जो है याद रखिएगा अब, तो राष्ट्रीय पार्क में मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। यहाँ किसी को केवल पर्यटन के लिए लोग आ जा सकते हैं लेकिन और कोई काम नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? तो इनकी संख्या तो मैंने आपको बता दिया कितनी है, बहुत ज़्यादा है। यह जो है क्या काम करता है? तो राज्य, सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र,
पशु विहार कोई हो, पक्षी विहार कोई हो, सबको इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं ये कुछ खास जीवों के लिए संरक्षित किए जाते हैं। ये इनकी संख्या छोटी भी हो, इनका क्षेत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक कुछ खास जीवों की बात करें तो पक्षियों के लिए अगर बात किया जाए तो पक्षियों के लिए कुछ अलग से अभयारण्य बनाए जा सकते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, पंचमढ़ी ये बायो रिजर्व भी है और वन्यजीव अभयारण्य पहले था तो वह गिलहरियों के लिए बनाया गया था। उसी तरह से काजीरंगा सुना होगा, तो काजीरंगा किसके लिए बनाया गया है? तो काजीरंगा बनाया गया है एक सींग वाले गैंडे के लिए। उसी तरह से गिर राष्ट्रीय उद्यान नाम सुना होगा, तो गिर जो था वन्य जीव अभयारण्य था, वो एक जो है वो किसके लिए था? तो वो शेरों के लिए था। ठीक है, वो शेरों के लिए था। उसी तरह से अगर हम बात करें जो है केवलादेव, तो पक्षियों के लिए है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जीवों के आधार पर जब बनाया जाता है कोई अभयारण्य, कोई ऐसा संरक्षित क्षेत्र, तो उसको हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। तो इनकी संख्या जो है 543 है, 543 है। ठीक है, 543 है। तो ये कम इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? बायो रिजर्व का है। तो तीनों में मैंने आपको जो अंतर बताया है इसको आप नोट कर लीजिएगा, तीनों में यही अंतर है। ठीक है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका बायो रिजर्व, जो आपको याद रखना। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देख करके किस क्रोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब किस किस एरिया में क्या क्या चीज़ें होती है, क्रोड में क्या होता है, बफर क्षेत्र में क्या होता है, और जो है संक्रमणीय या पारगमन क्षेत्र में क्या होता है। ठीक है, इसी के आधार पर बायो रिजर्व का निर्धारण किया जाता है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं इसमें मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है, पर्यटन भी हो सकता है, लोग घूमने जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है किसी खास जीव के लिए मिलकर के बनाया जाता है, किसी खास जीव को संरक्षित करने के लिए। लेकिन इसमें अन्य जीव भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मुख्य रूप से अगर बनाया जाएगा, जैसे हंगुल कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। तो उसको पार्टिकुलर उसी को संरक्षित किया जाएगा ज़्यादातर, क्योंकि वो खास है और वो वहाँ का स्थानीय जीव है। वो वहाँ का क्या है? स्थानीय जीव है। जैसे एक नीलगिरी पहाड़ी में एक ताहिर बकरी पाई जाती है जिसको मेघ बकरी भी बोलते हैं। तो वो बकरी जो है, आप लोग को जो है उसको नेट पे एक बार सर्च करके देखिएगा भी। तो ताहिर जो बकरी है वो ताहिर बकरी केवल नीलगिरी वन्य जीव अभयारण्य में पाई जा सकती है वहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ की स्थानीय जीव है। तो जो जहाँ का स्थानीय जीव होता है वो और किसी भी पारितंत्र में सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए उसको जो है हम ऐसे अभयारण्य में संरक्षित करते हैं। हम उसके स्थान को चेंज नहीं कर सकते हैं। पारितंत्र को अगर हम चेंज कर देंगे तो उसके आवास का विखंडन हो गया और वो जीव मर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर यही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके आगे और भी मैं वीडियो पर्यावरण से जुड़े हुए और भी वीडियो में बना के आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में भी भेजता रहूँगा। और कहीं कोई अगर इसमें समस्या हो, कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।